नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक भी करें। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तह में जाने वाले हैं। कोई इंसान कुछ बनाता क्यों है? मतलब एक लेखक क्यों लिखता है? एक पेंटर क्यों पेंट करता है? ये तलब, ये बेचैनी आती कहाँ से है? और इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन गाइड है। लेखक अज्ञे का एक बहुत ही गहरा निबंध, मैं क्यों लिखता हूँ। और इसमें वो सिर्फ अपने बारे में नहीं बता रहे, बल्कि कह सकते हैं कि रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी के डीएनए को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस निबंध के साथ हम उनकी एक कविता हिरोशिमा को भी जोड़कर देखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक निबंध और एक कविता नहीं है, ये एक तरह की केस स्टडी है। सही बात है। ये दिखाती है कि कैसे दुनिया की एक भयानक त्रासदी एक लेखक के अंदर उतरती है और फिर एक कलाकृति बनकर बाहर आती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। बिल्कुल। तो निबंध की शुरुआत ही इस सीधे सवाल से होती है, मैं क्यों लिखता हूँ। अज्ञे कहते हैं कि ये सवाल जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। और मजे की बात यह है कि इसका सबसे सच्चा जवाब लिखने से पहले नहीं, बल्कि लिखने के बाद ही मिलता है। जैसे लिखना खुद को जानने का एक तरीका हो। बिल्कुल। वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आभ्यंतर विवशता। सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब है अंदर से आने वाला एक दबाव, एक बेचैनी जिसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छा। ये सिर्फ लिखने की इच्छा नहीं है, ये एक जरूरत है। जैसे आपको प्यास लगती है तो पानी पीना ही पड़ता है। हाँ। वैसे ही एक सच्चे कलाकार के अंदर जब कुछ पक रहा होता है तो उसे बाहर निकालना ही पड़ता है। मतलब ये एक तरह की खुजली है जिसे खुजलाना ही पड़ता है, कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक दूसरा पहलू भी तो है। अंदर की आवाज तो ठीक है, पर बाहर की दुनिया भी तो है। एडिटर्स के फोन कॉल्स, पब्लिशर की डेडलाइन, या कभी कभी तो बस घर का किराया भरने की जरूरत। बाहरी दबाव। हाँ, इसे निबंध में बाहरी दबाव कहा गया है। मुझे हमेशा लगता है कि ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन अज्ञे यहाँ एक बहुत बारीक फर्क बताती हैं। वो कहती हैं कि एक ईमानदार कलाकार को हमेशा पता होता है कि कौन सी रचना अंदर की आग से निकली है और कौन सी सिर्फ बाहरी जरूरत पूरी करने के लिए लिखी गई है। पर और ये पर बहुत दिलचस्प है। कभी कभी ये बाहरी दबाव सिर्फ दबाव नहीं रहता, वो उस अंदरूनी आग को भड़काने का काम कर देता है। मतलब कैसे? ये तो उल्टी बात लग रही है। उन्होंने एक कमाल का उदाहरण दिया है। सोचिए, कोई इंसान सुबह सुबह जाग तो गया है, लेकिन बिस्तर में आलस कर रहा है, उठ नहीं रहा। और तभी घड़ी का अलार्म बज उठता है। अच्छा। अब टेक्निकली अलार्म एक बाहरी दबाव है, पर उसने उस इंसान को उठाया नहीं, क्योंकि वो तो पहले से ही जाग चुका था। अच्छा। अलार्म ने सिर्फ उसे बिस्तर से निकलने के लिए एक धक्का दिया। हाँ। बाहरी दबाव कभी कभी बस उस अलार्म क्लॉक जैसा काम करता है। अच्छा, ये बात तो समझ आई। पर एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा एलिटिस्ट नहीं है? मतलब ये कहना कि जो पैसे या डेडलाइन के लिए लिखता है वो सच्चा कृतिकार नहीं है। दुनिया में तो ज्यादातर कला इसी तरह बनती है। क्या वो सब कमतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि अज्ञे यहाँ किसी को कमतर कह रही हैं। वो किसी और के लिए नहीं, बल्कि एक कलाकार के खुद के लिए ये फर्क बता रही हैं। ये आत्मविश्लेषण के लिए है। मतलब खुद से ईमानदारी। हाँ, ताकि कलाकार खुद से ईमानदार रह सके। वो ये नहीं कह रही हैं कि बाहरी दबाव से लिखी चीज खराब होती है, बल्कि ये कह रही हैं कि उससे कलाकार को वो मुक्ति वाला एहसास नहीं मिलता जो भीतरी विवशता से लिखने पर मिलता है। ये कलाकार की अपनी संतुष्टि का सवाल है, दुनिया के जजमेंट का नहीं। ठीक है, तो ये भीतरी विवशता या अंदर की आग ही असली वजह है। पर ये होती क्या है? ये कोई एब्स्ट्रैक्ट ख्याल तो नहीं हो सकता? इसे महसूस कैसे किया जाता है? शायद इसीलिए लेखक हमें हिरोशिमा की कहानी सुनाते हैं, है ना? बिल्कुल, क्योंकि इस अंदरूनी दबाव को सिर्फ परिभाषा से नहीं समझाया जा सकता, उसे कहानी से ही महसूस किया जा सकता है। और यहीं से ये निबंध एक बिल्कुल अलग, बहुत गहरे स्तर पर चला जाता है। अनुभव और अनुभूति। हाँ, यहाँ हम अनुभव और अनुभूति के फर्क को समझते हैं। अनुभव यानी एक्सपीरियंस, हाँ। और अनुभूति काइंड ऑफ डीप इंटरनलाइज्ड फीलिंग। एग्जैक्टली। अज्ञे बताती हैं कि वो विज्ञान की छात्रा थी,
तो उन्हें अणु बम कैसे काम करता है, रेडियोधर्मिता क्या होती है, इसकी पूरी किताबी जानकारी थी। ठीक है। जब हिरोशिमा पर बम गिरा तो उन्होंने खबरें पढ़ी, उसके असर के बारे में पढ़ा। उनके मन में विज्ञान के इस गलत इस्तेमाल के खिलाफ एक बौद्धिक गुस्सा भी था। ये था ज्ञान का स्तर। ठीक है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हाँ। ये पहला लेवल हुआ। फिर आया दूसरा लेवल, प्रत्यक्ष अनुभव। उन्हें जापान जाने का मौका मिला और वो हिरोशिमा भी गईं। वहां उन्होंने उस अस्पताल को देखा जहां बमबारी से घायल लोग सालों से दर्द झेल रहे थे। ओह, उन्होंने अपनी आंखों से उस तबाही के निशान देखे। ये था सीधा आंखों देखा अनुभव, यानी डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो उनके पास जानकारी भी थी और अब आंखों देखा अनुभव भी था। लिखने के लिए तो ये काफी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तब भी कविता नहीं लिखी। क्यों? यहीं पर मैं थोड़ा उलझ जाता हूँ। क्योंकि लेखक के लिए और शायद किसी भी सच्चे कलाकार के लिए अनुभव से भी गहरी एक चीज होती है, अनुभूति। अनुभूति। अनुभव वो है जो आपके साथ घटता है। अनुभूति वो है जब किसी और के साथ घटी हुई चीज आपके अंदर उतर जाती है और आपकी अपनी सच्चाई बन जाती है। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। ये अनुभव और अनुभूति का फर्क ये सिर्फ लेखकों के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हम सब पर लागू होता है। मतलब एक है न्यूज में पढ़ना कि कहीं बाढ़ आई है, और एक है उस बाढ़ में किसी का घर बहते हुए अपनी आंखों के सामने देखना। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। लेखक इसी फर्क की गहराई में जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन लेखक इससे भी एक कदम आगे जाती हैं। वो कहती हैं कि कभी-कभी कुछ ऐसा होता है जो आपने देखा भी नहीं होता, लेकिन वो आपकी आत्मा को इस तरह छू जाता है कि वो देखे में से भी ज्यादा सच्चा लगने लगता है। इसके लिए वो एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, अनुभूति प्रत्यक्ष। ये फिर एक भारी शब्द आ गया, अनुभूति प्रत्यक्ष। इसको समझने का एक बहुत सरल तरीका है। सोचिए, आपने कभी किसी दोस्त के दिल टूटने की कहानी सुनी हो और सुनते सुनते आपको ऐसा लगे कि ये दर्द आपका अपना है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। हाँ, होता है ऐसा। वो घटना आपके साथ नहीं हुई, पर आपने उसे महसूस कर लिया। एक पल के लिए आप उस दर्द के भोक्ता बन गए। लेखक के लिए वही पल अनुभूति प्रत्यक्ष था, जब हजारों लोगों का दर्द खुद उनका अपना दर्द बन गया। तो फिर लेखक के लिए वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा ट्रिगर था जिसने हिरोशिमा के उनके अनुभव को इस गहरी अनुभूति में बदल दिया? वो हिरोशिमा की सड़कों पर घूम रही थी और तभी उन्होंने एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। एक छाया? हाँ, बस एक छाया पत्थर पर। हाँ, और उस एक छाया को देखकर उन्हें पूरी त्रासदी समझ आ गई। उन्हें अंदाजा हो गया कि जब विस्फोट हुआ होगा तो कोई इंसान उस पत्थर के सामने खड़ा रहा होगा। अच्छा। और बम से निकली जानलेवा किरणों ने उस इंसान को तो तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया, लेकिन जितनी देर वो वहां खड़ा रहा, उसने किरणों को पत्थर तक पहुंचने से रोक लिया। उसके आसपास का पत्थर झुलसकर काला हो गया, पर ठीक उसके पीछे पत्थर पर उसकी एक उजली छाया हमेशा के लिए छप गई। रुकिए, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब एक पूरा इंसान भाप बन गया और पीछे सिर्फ उसकी एक छाया रह गई पत्थर पर, एक निशान की तरह। अविश्वसनीय। लेखक कहती हैं कि ये देखकर उन्हें एक थप्पड़ सा लगा, जैसे किसी ने जोर से झापड़ मार दिया हो। इतिहास का वो पूरा भयानक सच जो अब तक दिमाग में था या आंखों के सामने था, वो उस एक पल में सीधे उनकी आत्मा में उतर गया। अनुभूति प्रत्यक्ष। हाँ, अणु विस्फोट उनके लिए अनुभूति प्रत्यक्ष बन गया। एक पल में वो खुद हिरोशिमा के विस्फोट की भोक्ता बन गईं और अब उनके अंदर वो आभ्यंतर विवशता पैदा हुई। वो बेचैनी जिससे आजाद होने के लिए लिखना जरूरी हो गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने वो कविता वहीं उसी पत्थर के सामने खड़े होकर नहीं लिखी। नहीं, उन्होंने उसे भारत लौटकर एक चलती हुई ट्रेन में लिखा। और ये रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। पहले एक गहरा अनुभव होता है, फिर दिमाग और दिल में उसे पचाने की प्रक्रिया चलती है, जिसे आत्मसातीकरण कहते हैं। फिर उस अनुभव से थोड़ी दूरी बनती है और तब अचानक किसी बिल्कुल असंबद्ध क्षण में वो कलाकृति जन्म लेती है। लेखक के लिए ये कविता अच्छी है या बुरी, ये सवाल मायने ही नहीं रखता। उनके लिए वो सच है। उनके लिए वो सच है क्योंकि वो दिमाग से नहीं, सीधे उस अनुभूति से पैदा हुई है। अनुभूति प्रसूत है।
चलिए अब उस कविता की कुछ पंक्तियों को देखते हैं जो उस भयानक अनुभूति को शब्द देती हैं। कविता का शीर्षक है हिरोशिमा। इसकी शुरुआत ही चौंकाने वाली है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। इन 2 लाइनों में ही सब कुछ कह दिया गया है। ये प्रकृति का सूरज नहीं है जो रोज सुबह पूरब से निकलता है। नहीं, ये इंसान का बनाया हुआ सूरज है जो अचानक शहर के बीचों बीच फट पड़ा और इसकी धूप जीवन नहीं, मौत बरसा रही थी। ये वो धूप थी जो आसमान से नहीं बल्कि जमीन फाड़ कर निकल रही थी। आगे की लाइनें और भी भयानक हैं। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों, अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशा में। और फिर वो सीधे उस अनुभव पर आते हैं। मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं, झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गिच पर। देखिए, ये कविता सीधे सीधे लेखक के उस अनुभूति से जुड़ी है। मानव ही सब भाप हो गए, ये उसी पत्थर पर बनी छाया का वर्णन है। बिल्कुल। और कविता का जो केंद्र है, पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया, ये उसी पत्थर का जिक्र है जिसने लेखक को अंदर तक झकझोर दिया था। इस कविता में कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई तर्क नहीं है। इसमें सिर्फ वो सीधा झुलसा देने वाला एहसास है। और कविता की आखिरी लाइनें, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। पत्थर पर लिखी हुई ये जली हुई छाया मानव की साखी है। मानव की साखी यानी इंसान के किए का गवाह। हाँ, वो पत्थर का टुकड़ा, वो छाया एक खामोश गवाह बन गया कि इंसान खुद अपनी तबाही का सामान बना सकता है। बिल्कुल। वो छाया इस बात की गवाही दे रही है कि हमने क्या किया। इसीलिए ये कविता एक बौद्धिक लेख से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि ये जानकारी नहीं, अनुभूति देती है। तो इस पूरी चर्चा का हमारे लिए क्या मतलब है? शायद यही कि एक सृजनकर्ता के लिए, चाहे वो कोई भी हो, रचना करना सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ। ये सिर्फ तथ्यों की रिपोर्टिंग नहीं है। सही कहा। बल्कि ये किसी घटना को, किसी अनुभव को तब तक अपने अंदर पचाते रहना है, उसे आत्मसात करते रहना है जब तक वो एक गहरा व्यक्तिगत सच न बन जाए। हाँ। जानकारी से अनुभव और अनुभव से अनुभूति तक का ये सफर ही असल में रचनात्मकता का मूल है। और ये बात सिर्फ लिखने पर ही नहीं, शायद जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होती है। किसी चीज को सिर्फ जानना और उसे सच में महसूस करने में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और शायद सच्चा प्रभाव तभी पड़ता है जब हम महसूस की हुई बात कहते हैं। अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। निबंध में लेखक ने लेखक और कृतिकार में फर्क किया है। उन्होंने कहा कि हर लिखने वाला कृतिकार नहीं होता। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। जब हम अपनी जीवन में कुछ रचते हैं, चाहे वो एक ईमेल हो, एक प्रेजेंटेशन हो या बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानी हो, तो क्या हम सिर्फ जानकारी दे रहे होते हैं या अपना अनुभव बता रहे होते हैं, या हम कभी-कभी अनुभूति के उस गहरे स्तर को छू पाते हैं जहाँ कोई बात साझा करने से पहले वो हमारा अपना सच बन जाती है। और इन दोनों के असर में क्या फर्क होता है? नमस्कार दोस्तों, तो आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।